आज है जनता के फैसले का दिन। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका रंग जमेगा। मिल्कीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल है। 30 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी, यानी एक एक राउंड के बाद जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे लगातार हम आपको हर सीट का हाल बताते रहेंगे, चाहे वो दिल्ली विधानसभा हो या मिल्कीपुर उपचुनाव। मतगणना के लिए अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो 76 कर्मचारी की 19 पार्टियां लगाई गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में है। अब देखना होगा कि आज जनता का आशीर्वाद किससे मिलता है। तो काउंटिंग सेंटर में इस वक्त तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रभानु पासवान हो या फिर समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वो दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ है, इसलिए सबकी नजर इस मिल्कीपुर सीट से है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी ने संसद में बैठकर एक संदेश देने की कोशिश की थी। आज बीजेपी को इस गढ़ को अपने नाम करना है और इसीलिए बीजेपी ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। अब देखना होगा कि जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 30 राउंड की मतगणना होगी, जैसे जैसे रुझान इसके आने लग जाएंगे तो स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, इस बार प्रत्याशियों को लेकर भी हमने देखा कि किस तरह से चुनाव किया गया, चाहे चंद्रभानु पासवान की बात की जाए या अजीत प्रसाद की बात की जाए। यहां पर भी जातीय समीकरण दोनों पार्टियों ने बिठाया, लेकिन जनता के बीच आप लोग गए। जनता ने किस बात को लेकर सबसे ज्यादा वोट किया? हालांकि वोट हो चुका है, आज तो मतगणना की बारी है, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या रहा, किस सोच के साथ उन्होंने मतदान किया? देखिए, मिल्कीपुर की जनता के मन में केवल विकास था, क्योंकि अयोध्या एक रोल मॉडल बन चुकी है। अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर के बाद कायाकल्प हुआ, उसके बाद मिल्कीपुर की भी जनता ये चाहती थी कि अयोध्या भी जो विकास से अछूती रही है, उसको लेकर के वो शिक्षा वहां पर नहीं थी, वहां पर चिकित्सा नहीं थी, इसको लेकर के वहां के लोगों ने निकल कर मतदान किया। शायद यही वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या पर लगभग 65.44% में मतदान हुआ। और वहां पर जातिगत समीकरण दोनों पार्टियों ने खेला, क्योंकि जो वोट बैंक था उसमें किस समाज का कितना वोट है उसको लेकर के दोनों ने आंकड़ा निकाला। और इसी वजह से उधर से चंद्रभानु पासवान जो भाजपा से आए और समाजवादी पार्टी से चूंकि अजीत प्रसाद थे जो अवधेश प्रसाद जी के पुत्र थे, और अवधेश प्रसाद की वहां पर अपनी पहले से ही शौक थी, चूंकि उन्हीं के सांसद होने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। तो अवधेश प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि वहां पर अवधेश प्रसाद की अपनी बनी साख है और उनके बेटे यहां पर मजबूत पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने बाकायदा प्रत्याशी को खूब टटोला है। कई वहां पर नाम थे, फिर चाहे पूर्व विधायक हो गोरखनाथ बाबा और उसके अलावा भी तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान जनता के बीच में जाकर के चुना। और जनता के बीच से जो उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जिस आदमी को सजेस्ट किया उसको लेकर चंद्रभानु पासवान को लास्ट मोमेंट में क्लियर किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर मतदान हुआ, लोग मतदान घरों से निकले और आज आखिरकार ये परिणाम का दिन है। और ये कहा जा सकता है कि आज कौन होगा मिल्कीपुर का विधायक, इसको लेकर के भी अभी से कुछ घंटे बाद क्लियर होने लगेगा, क्योंकि 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया, मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और जिस जगह मौजूद है, देखिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हो गई। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो पहुंच गए हैं, लगभग 76 कर्मचारी लगाए गए हैं और 15 यहाँ पर टेबल होगा और 30 राउंड में यहाँ पर गिनती होगी। यहाँ पर जो सुरक्षा के लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं। अब से 8 बजे यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना से ठीक पहले यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के जो करता है वो पहुंच जाएंगे। 10 प्रत्याशी मिल्कीपुर से मैदान में थे और इसमें जो मेन लड़ाई थी वो भाजपा और सपा में है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को लेकर के यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि चूंकि उन्होंने ग्राउंड जीरो पर बड़ी दिन से मेहनत कर रखी थी और उनकी भी मजबूती बहुत थी, जनता उनके साथ भी थी और अजीत प्रसाद के साथ भी जनता जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उनके साथ भी थी। तो यहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है और इसका फैसला अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, जब 8 बजे गणना शुरू आ जाएगा। और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। केबी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
के भी आप चूंकि अंदर की तरफ मौजूद है, जरा वहां पर तैयारी की किस तरह से हलचल अब तेज हो गई है। 7 बजने वाले हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 30 राउंड की ये पूरी मतगणना होगी। बाहर तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जैसे ही मतदान हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। कहा यह गया कि देखिए ऐसा है कि यहां से चोरी हो जाएगी, ईवीएम निकाल लिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी और बहुत सारी बातें अखिलेश यादव ने भी कही। अब आज जब मतगणना शुरू होगी उससे पहले किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और कोई आरोप प्रत्यारोप भी ना लगे, बिल्कुल फेयर तरीके से यह काउंटिंग हो। जी बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आज मतगणना 8 बजे शुरू होगी। रूट डाइवर्जन शहर में किए गए हैं। जिधर राजकीय इंटर कॉलेज है उस तरफ के आने वाले जो मार्ग हैं उनको बंद किया जा रहा है। कुल मिला के जो सुरक्षा है बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जिस तरह से नेक टू नेक लड़ाई है उस तरह से जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो भी उस पर ध्यान रखेंगे, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी अपने रौब में रहेंगे। तो कुल मिला के जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप मतदान से पहले भी रहा है, मतदान के दिन भी रहा है और अभी भी मतदान के पूर्व संध्या पर भी आरोप लगे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया। तो मिला के जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने लोगों को आड़े हाथों लिया भाजपा को, मिला के जिस तरह से भाजपा ने जवाब भी दिया, तो मिला के आज ये अहम दिन होगा दोनों पार्टियों को, क्योंकि ये प्रतिष्ठापूर्ण सीट थी। जब भाजपा अयोध्या हारी उसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद बने, वो सीट खाली हुई। अब सपा उस सीट को बचाने के लिए लड़ रही है और भाजपा हार का बदला लेने के लिए वो लड़ रही है। क्योंकि मिला के जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद कमान संभाले हुए थे, 7 मंत्री और 40 विधायक की फौज उतार दी थी। सारे विधायक वहीं पर कैंप कर रहे थे, सारे मंत्री कैंप कर रहे थे, डोर टू डोर जो है मतदान हो रहा था, प्रचार हो रहा था। कुल मिला के जिस तरह से भाजपा ने रणनीति बनाई थी, हर गांव में 10 लोगों की टीम बनाई गई थी कि वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेके आए। माना जाता था कि जो सवर्ण वोट हैं वो भाजपा के होते हैं, लेकिन सवर्ण वोट मतदान केंद्र तक बहुत कम पहुंचते थे। अगर पुरुष पहुंच गया तो महिला नहीं आती थी। इस तरह से सारे जो वोटर्स थे उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया, तब जाके ये 65.44% जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है। यहाँ पर बम्पर मतदान हुआ था। अब इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या बीजेपी की रणनीति यहाँ पर कामयाब होती दिखाई देगी या समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचा कर लेकर जाती है? ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए आज एक और चुनाव हो रहा है और वो है दिल्ली विधानसभा, माफ कीजिएगा, मतगणना हो रही है और वो है दिल्ली की मतगणना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से ठीक पहले एग्जिट पोल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी है। 5 फरवरी को वोटिंग के ठीक बाद आए एग्जिट पोल की तरह एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। यानी कि 11 में से 8 ऐसे सर्वे हैं जिसमें बीजेपी सरकार बनती दिखाई दे रही है बीजेपी की दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। 8 फरवरी यानी नतीजों के दिन किस्मत किसका दरवाजा खटखटाएगी ये तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। लेकिन 5 फरवरी की वोटिंग के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स और चुनावी सर्वे के लिए देश की जानी मानी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को दिल्ली में 48% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 70 विधानसभा सीटों के संभावित नतीजे भी बताए गए हैं। सर्वे के मुताबिक चांदनी चौक इलाके की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आप को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्वी जिले में भी बीजेपी 6 जबकि आप 4 सीटें जीत सकती है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह पछाड़कर 8 सीटें हासिल कर सकती है। नई दिल्ली की 10 सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं।
एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मिलती दिख रही है, जहां बीजेपी को 9 और आप को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी 8 सीटों के साथ जीत का डंका बजा सकती है। दक्षिणी दिल्ली एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जहां बीजेपी और आप दोनों को 5-5 सीट मिल सकती हैं। हमारे लोग आज ही गए जनता के सामने, तो नई दिल्ली सीट में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी थी बजाय आम आदमी पार्टी की। कालका जी में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे नजर आई लोकप्रियता में बीजेपी से, थोड़ी सी, ज्यादा वहां कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपने जंगपुरा पूछा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, वहां पर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आई, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। एक्सिस माई इंडिया के अलावा चुनावी एग्जिट पोल्स के लिए मशहूर एक और एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की बड़ी वापसी की संभावना जताई है। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में तकरीबन 51 सीट मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 19 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि दोनों की ही सीटों में 6 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में जहां 49% वोट जा सकते हैं, वहीं आपको 41% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन अनुमानों से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते, दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए, तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं, तो दिल्ली में करीब 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी, यानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती दिखाई देगी। तो दिल्ली के चुनावी नतीजे आने में महज कुछ ही घंटे का समय रह गया है। दावे दोनों पार्टियों की तरफ से, खास तौर पर 2 पार्टियां आप और बीजेपी दिल्ली के दंगल में आमने सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आपके कुछ वोट काटने के लिए वहां पर मौजूद होगी। कई सारे जो एग्जिट पोल आए उसमें कांग्रेस को 1 भी सीटें नहीं दी गई, लेकिन बहुत सारी में 1 आध 2 3 ऐसे कि खाता खुलेगा कांग्रेस का, इस तरह की बातें सामने आई। अब देखना होगा कि आज दिल्ली के दंगल में बाजी कौन मारता है। 27 साल बाद बीजेपी लौटती है सत्ता में, या फिर आप एक बार फिर से सरकार बनाती है। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप, इस बार दिल्ली के इलेक्शन की बात की जाए तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने दिखाई दी। उसमें प्रमुख कारण बताया जा रहा है यमुना का जल, जिसको कहा जाता है कि बीजेपी को एज मिला इन सारे मुद्दों को उठाकर, जिसमें यमुना का गंदा जल हो, मतलब जहरीला। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि देखिए इसमें जहर मिलाया गया है। प्रदूषित यमुना की बात की गई, इसके अलावा भ्रष्टाचार की बात की गई, शराब घोटाले की बात की गई, शीश महल की बात उठाई गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और मुद्दे थे जिसको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री का मैजिक चला, उन्होंने आपको आपदा बताया और कहा कि दिल्ली की जनता को अब इस आपदा से मुक्त करना है, इसीलिए खास तौर पर बीजेपी को लाना जरूरी है। विकास की बयार अब यहां पर भी बहेगी और डबल इंजन की सरकार काम करेगी मिलकर दिल्ली में, और विकास होगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से खास तौर पर महिलाओं को फोकस किया गया। महिलाओं को भत्ता देने की बात जब आई तो सबने अपने खाते खोल दिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात की जाए, आपके मैनिफेस्टो की बात की जाए, कोई 2100 कोई 2500 देने की बात की। महिलाओं का खास फोकस था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत डिसाइसिव वोट है दिल्ली के लिए, इसलिए उनका फोकस, दोनों पार्टियों का फोकस महिलाओं पर बहुत ज्यादा रहा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि महिलाएं निकलकर सामने आई, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, महिलाओं में वो भी ज्यादा पॉपुलर है, और दिल्ली की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल भी महिलाओं के बीच में खासे पॉपुलर है। अब देखना होगा कि किस तरह से कौन सी पार्टियां कौन से मुद्दे लोगों को लुभाए, किसके नाम पर
मतदान हुआ और आज जब मतगणना शुरू होगी तो शुरुआती रुझान में ये सारी चीजें सामने आ जाएगी कि आखिर कौन दिल्ली की सत्ता में काबिज होगा। दिल्ली के चुनावी नतीजे आने में महज कुछ घंटे रह गए, लेकिन हर तरफ 15 करोड़ के ऑफर का शोर सुनाई दे रहा था। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर घमासान मचा था। देखिए जरा ये रिपोर्ट। नतीजे अभी आए नहीं, जीत और हार का फैसला हुआ नहीं, लेकिन दिल्ली के दंगल में आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत ने अभी से जोर पकड़ लिया है। पहले केजरीवाल ने कहा कि उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गया है कि आप छोड़ के उनकी बीजेपी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और सबको 15-15 करोड़ देंगे। इसके बाद आपके उम्मीदवारों के बयान भी सामने आ गए। बिल्कुल सत्यता है। सत्यता के आधार पर ही बताया गया है। कई लोगों को फ़ोन कॉल आए हैं। जिस नंबर से फ़ोन कॉल आया है वो नंबर भी दिया गया है और ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है। तो ये उनके इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। चुनाव के बाद लोग काउंटिंग में फोकस करते हैं, तो चुनाव के बाद ये सारी चीजें। यानी नतीजों से पहले दिल्ली में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त से आरोपों पर घमासान मचा है। बीजेपी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक्शन में आ गई, क्योंकि इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी भी केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है और कांग्रेस को भी मौका मिल गया है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह हो या बाकी लोग, जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं बेबुनियाद, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोग अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इनको नाम भी बताने पड़ेंगे, फ़ोन नंबर भी बताना पड़ेगा, किसकी आवाज़ है वो भी बताना पड़ेगा। नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया को सामना करने के लिए तैयार रही है। साथ ही जो अभी तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है परिणाम आने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिणाम आने दीजिए, लेकिन हम लोगों का ये मत है, जो हमारा फीडबैक भी आया है, दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रही थी, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट कर रही थी और दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए। तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी। पूरी तरह से मनोहर कहानी है। अब इस देश में कानून तो काम करता नहीं, चूंकि और नेता भी झूठ बोलते हैं, वरना इमीडिएटली FIR दर्ज होना चाहिए कि प्रमाणित करो। जो चाहे सो बोल दे। मैं भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दलित वोट कैसे संभलेगा, वो खिसक रहा है। और यह भी कहा उन्होंने कि मैं राज्यसभा भेज दूंगा, दलित वोट को हमारे तरफ लौटाइए, दलित हमसे नाराज हैं। तो इस तरह से मनोहर कहानियां तो मैं भी बना सकता हूँ। सवाल है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे के बाद आपका भरोसा डगमगा गया और दिल्ली में नतीजों से पहले ऑफर पर सियासत हाई है? नतीजों के इंतजार के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली के दंगल में आखिर कौन बाजी मारेगा और साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका दबदबा रहेगा, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। एक एक सीट की जानकारी हम अपने सहयोगियों के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस वक्त हमारे साथ उपचुनाव को लेकर, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उसके काउंटिंग सेंटर से केबी शुक्ला और निमिष गोस्वामी जुड़े हुए हैं। साथ ही बीजेपी ऑफिस से पवन गौड़ हमारे साथ हैं। आप दफ्तर के बाहर से फराह भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन इस वक्त पवन का रुख करते हैं। पवन, अब देखिए जैसे जैसे काउंटिंग का समय नजदीक आ रहा है, हलचल अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है हर जगह, चाहे वो मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए या फिर बीजेपी दफ्तर की या आपके दफ्तर के बाहर। आप वहां से क्या हलचल देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आने अब शुरू हो गए हैं या फिर 7 बजे के बाद सब पहुंचने शुरू होंगे? ठंड का समय है तो अभी बहुत ज्यादा सुबह है, तो थोड़ी देर जैसे जैसे थोड़ा दिन निकलता जाएगा कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंचते जाएंगे। लेकिन
तैयारी यहाँ पूरी है, कल ही से लगातार तैयारी है। पूरे ही दफ्तर में जो है इस तरह के कटआउट्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हों या दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के हों। पूरे दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जो है इस तरह के कटआउट लगाए गए हैं, पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ बड़ा अंदर जो है तमाम जो मीडिया जो चैनल्स हैं उनके लिए तैयारी की गई है, एक एक केबिन बनाया गया है। यहीं से जो है पूरे दिन भर पार्टी के जो बड़े नेता और प्रवक्ता हैं वो लगातार मीडिया को संबोधित करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो उसको लेकर दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। अब बस इंतजार है, चूंकि 8 बजे से जो है वो काउंटिंग होना शुरू होता है और धीरे धीरे रुझान आना शुरू होता है। न्यूज 18 हमेशा से दर्शकों की पहली पसंद रहा है रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि हमारे जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट देते हैं। जिस तरह से दर्शकों को पूरा भरोसा उस पर रहा है, तो उसको लेकर हम भी लगातार यहां से अपडेट देंगे किस तरह की हलचल यहां बीजेपी दफ्तर में है। लेकिन फिलहाल बीजेपी दफ्तर में तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बस इंतजार कर रहे हैं तमाम नेता और कार्यकर्ता पार्टी के जो है कि 8 बजे से काउंटिंग होना शुरू हो और धीरे धीरे ये काउंटिंग जो है जब आगे पहले रुझान आएंगे और रुझान जो है नतीजों में बढ़ते जाएंगे, तो उस तरह से यहां भी जो है हलचल बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं उस पर जो है अभी बहुत ज्यादा दिल्ली के जो नेता हैं वो यकीन नहीं कर रहे। हालांकि एक बात का दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कि हम दिल्ली में इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनका होगा। लेकिन नंबर्स कितने होंगे, क्योंकि नंबर्स में जो है दिल्ली में जो है मतदाताओं की संख्या विधानसभा में बहुत कम संख्या है, 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास जो है वो मतदाताओं की संख्या है विधानसभाओं में। तो ऐसे में इस बार जो है हार और जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। तो ऐसे में सीट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले 6 महीने पहले एक एक सीट पर उन्होंने एक एक नेता को लगा दिया था। लगातार वो प्रवासी नेता जो है बाहर के राज्यों से, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जिन सीटों पर जिन राज्यों के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या थी या जिस वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या थी, उन नेताओं को वहां लगाया गया। लगातार उन्होंने ग्राउंड से फीडबैक कलेक्ट किया, क्या क्या मुद्दे हैं, सरकार से किन मुद्दों पर नाराजगी है और क्या क्या चाहते हैं। उसके साथ साथ उस विधानसभा में कौन उम्मीदवार सबसे अच्छा रहेगा पार्टी के लिहाज से, उस पर भी लगातार होमवर्क किया गया। और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें उन सबको भी कंसीडर किया गया। लगातार जो दिल्ली स्टेट का पैनल आया वो अलग है, लेकिन उसके अलावा जो प्रवासी जो कार्यकर्ता लगाए गए 6 महीने से लगातार उस विधानसभा में मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे और वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे में उनसे भी लगातार फीडबैक लिया गया और पूछा गया कि कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है पार्टी के लिए। तो उनके सबके कलेक्टिव रेस्पॉन्स के बाद में ही बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे। उसी का एक आपने परिणाम देखा होगा कि जब बीजेपी ने अपने टिकट अनाउंस किए उसके बाद में बहुत ज्यादा कहीं बिल्कुल पवन, तो एक एक बातों को ध्यान में रखकर दिल्ली में उम्मीदवार सभी पार्टियों ने उतारे, लेकिन इन पार्टियों के उम्मीदवारों पर दिल्ली की जनता ने कितना भरोसा किया और इस बार मतदान भी कम हुआ है, इसका किसको फायदा किसको नुकसान होगा। आप सभी से बातचीत हमारी जारी रहेगी। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी वहां पर काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। केबी भी हमारे साथ है और निमीश भी हमारे साथ है। निमीश, जरा ये बताइए कि अब धीरे धीरे सूर्य लालिमा दे चुकी है, पूरी तरह से उजाला हो गया है, कुछ देर में वहां पर मतगणना भी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से जरा दिखाइए कि किस तरह की तैयारी, किस तरह की हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। देखिए, अब मतगणना के लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 8 बजे यहाँ मतगणना शुरू होगी। हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर देखिए सामने स्ट्रांग रूम दिख रहा होगा और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है वो पहुंच गए हैं। मतगणना में जो कर्मचारी 76 कर्मचारी लगे हैं वो लगभग पहुंच गए हैं और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के लेकर के जो पोलिंग एजेंट हैं जो यहाँ पर मतगणना कराएंगे, जो उनके राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट हैं वो अब से थोड़ी देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और उसके बाद फिर ईवीएम खोली जाएगी और लगभग 10 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कौन आगे चल रहा है और लगभग 3 बजे तक ये उम्मीद की जा रही है कि मिल्कीपुर में विधायक कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि ये दोनों ही सपा हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, तो अपने अपने पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, अपने अपने जीत के दावे दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन जो लड़ाई है वो बहुत कांटे की है, क्योंकि सांसद समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद, उनके पुत्र हैं अजीत प्रसाद, वो चुनाव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से चंद्रभानु पासवान जो जमीनी स्तर के नेता है और उनका बड़ा वोट बैंक है वो मैदान में है। और दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो जातिगत
नीतिगत समीकरण है उसके तहत ये टिकट दिया था और उसके बाद दोनों के बीच में बड़ी अच्छी लड़ाई थी। ये कहा जा रहा था कि दोनों लड़ाई में बहुत मजबूती से लड़ाई है। कांटे की टक्कर यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। कौन बाजी मारेगा इस पर तो 8 बजे के बाद ही धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। केबी से भी एक सवाल ले लेते हैं। केबी, जरा ये बताइए कि अब देखिए, अब बहुत कम समय बचा है, फैसला हो जाएगा 10 बजे के बाद तो करीब करीब तस्वीर साफी होनी शुरू हो जाती है। हालांकि 30 राउंड है और इन 30 राउंड के बाद ही पूरी तरह से साफ होगा कि किसको कितने मत मिले हैं। लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग क्या इशारा करती है? देखिए, जिस तरह से मिल्कीपुर के मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है, मतलब 65.44 जो फीसदी जो मतदान हुआ है, ये उत्साह देखा गया है। जिस तरह से, हालांकि जिस तरह से मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे, ये भाजपा की वो अच्छी रणनीति थी। भाजपा ने एक ऐप बनाया था, उस ऐप पे जो उनके बूथ अध्यक्ष थे, उनको उनके प्रबल विरोधी उनके नाम और नंबर डालने थे। इससे ये होता है कि ये जो उनके विरोधी है, उनकी गतिविधियां क्या है, उस पर नजर रख रहे थे। इसके साथ ही भाजपा ने रणनीति बनाई कि हर गांव में 10 व्यक्ति जो है वो मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लेकर पहुंचेंगे। इससे मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंचा और उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ा। तो कुल मिलाकर भाजपा की रणनीति जो थी मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचाने के लिए, वो उन्होंने पहुंचाया। यही वजह थी कि मतदान की जो प्रतिशत था वो बढ़ा, रिकॉर्ड मतदान हुआ। और वहां के मिल्कीपुर की जनता चाह रही थी कि जिस तरह से सीएम योगी ने वादा भी किया था अपने जनसभा में कि जिस तरह से अयोध्या धाम का कायाकल्प हुआ है, जिस तरह से अयोध्या धाम का विकास हुआ है, उसी के तर्ज पर मिल्कीपुर का विकास करेंगे। वहां की जनता चाहती थी कि सत्ता पक्ष का ही विधायक हो, क्योंकि सत्ता पक्ष से विधायक होगा तभी विकास संभव है। ये सारे वादे भाजपा ने किए थे। हालांकि वादा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी किया था, लेकिन इससे पहले भी वो 9 बार विधायक रह चुके हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, मुलायम से करीबी रहे हैं। और जब वो अयोध्या के सांसद बने तो अखिलेश यादव उनको राजा भी कह दिया था और उनको अपने बगल बिठाया। तो कुल मिला के जिस तरह से रणनीति चाहे सपा की हो चाहे भाजपा की हो, कांटे की लड़ाई है, दोनों ने